माई सेल्फ अमिता सारस्वत, लेक्चरर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, राजस्थान. My topic is for BSc second year, unit first. Topic is properties of elements of first transition series. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी धात्विक प्रकृति या मेटेलिक कैरेक्टर. संक्रमण तत्व बहुत अच्छे धातुओं के रूप में जाने जाते हैं. इनमें धात्विक गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है. संक्रमण तत्व कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं. ये सभी गुण धातुओं के होते हैं और संक्रमण तत्वों में ये गुण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. समस्त संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं. इनकी जो निबिड़ संकुलित संरचना पाई जाती है, जैसे कि BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम काय केंद्रित घनीय संरचना के नाम से जानते हैं, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फलक केंद्रित घनीय संरचना, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना. ये इनमें निबिड़ संकुलन पाया जाता है. संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल संरचना में धात्विक बंध के साथ साथ DD अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध भी बनते हैं. इसी कारण इनके परमाणुीकरण की एंथैल्पी, गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि यहाँ पर DD ट्रांजिशन भी होता है और इसका जो योगदान है वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पाया जाता है. इसका एक एक्सेप्शन भी है, मरकरी, जो कि द्रव धातु के रूप में जाना जाता है. इसके बाद में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. अगला गुण है सक्रियता या रिएक्टिविटी. संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता काफी कम होती है. ये लगभग लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और प्रकृति में मुक्त रूप में भी पाए जाते हैं. इसके कारण निम्न है. सबसे पहला, इनकी आयनन विभव के उच्च मान, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा के मान अधिक होते हैं, इसलिए ये आयनाइजेशन इनका आसानी से नहीं हो पाता और आयोनाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये बंध बनाने में कम योगदान देते हैं. दूसरा, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा का मान उच्च होना इनकी, और तीसरा, इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, अर्थात इन्हें जब पानी में घोला जाता है तो जो मुक्त होने वाली ऊष्मा है वो काफी कम होती है. इन्हीं कारणों से D ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता का मान काफी कम होता है और ये उत्कृष्ट व्यवहार दर्शाते हैं. यहाँ पर उत्कृष्ट व्यवहार से मतलब है कि ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इन धातुओं का उपयोग हम गहने बनाने में भी करते हैं और इसमें उत्कृष्ट व्यवहार धीरे धीरे बढ़ता जाता है. सोना और प्लैटिनम काफी उत्कृष्ट धातु होते हैं, इन पर वायु और जल का कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए ये आपके उत्कृष्ट धातुओं के रूप में भी जाने जाते हैं. उत्कृष्ट वो होते हैं जो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते. अगली प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक और क्वथनांक. प्रबल धात्विक होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक काफी उच्च होते हैं. यहाँ पर इनकी मेल्टिंग पॉइंट जनरली सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, जो भी संक्रमण धातु हैं. यहाँ पर दो एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैग्नीज और जिंक. मैग्नीज और जिंक के गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा Mn में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और जिंक में फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनका DD बॉन्डिंग में योगदान बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों ही स्टेबल कक्षक हैं. इसीलिए पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास के कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों ही जो कि D10 वाले धातु हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक के मान काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये स्थायी विन्यास होता है. इसीलिए मरकरी तो अपवाद स्वरूप द्रव धातु के रूप में पाया जाता है. D10 विन्यास होने के कारण धात्विक बंध में D इलेक्ट्रॉनों का योगदान समाप्त हो जाता है और धात्विक गुण व गलनांक और क्वथनांक में कमी आ जाती है. अगली प्रॉपर्टीज है डेंसिटी या घनत्व. घनत्व प्रथम व द्वितीय संक्रमण वर्ग की तुलना में संक्रमण धातुओं के घनत्व के मान काफी उच्च होते हैं. यह है कि इनके अंदर
जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 d में भरे जाते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है लेकिन आकार में कमी रहती है, आकार वो का वही रहता है, इसलिए इनकी डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। और इसीलिए इसी जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी के ऑस्मियम और इरिडियम, उनका जो डेंसिटी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 22.8 के करीबन, और ये हाईली डेंस मेटल के नाम से जाने जाते हैं। अगला गुण है उत्प्रेरकीय सक्रियता, जो कि संक्रमण धातुओं का एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत अच्छा गुण है। इनका उपयोग संक्रमण धातुओं के परमाणु व आयनों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिक्त डी कक्षक भी प्रेजेंट होते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकते हैं, इसीलिए ये एक प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता का मान बहुत अधिक होता है और ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ये समांग और विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अल्कोहल को अगर फेंटोन अभिकर्मक के साथ की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाए तो ये एल्डिहाइड बनाने के काम में आ जाता है। फेंटोन अभिकर्मक FeSO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अमोनिया बनाने में आयरन और मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसमें आयरन और मोलिब्डेनम को हम एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में आती है, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग एज ए कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की उपस्थिति से जब मेथनॉल बनाना होता है तो वहां पर कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड का उपयोग एज ए कैटलिस्ट किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जहां पर संक्रमण धातुओं का उपयोग एज ए कैटलिस्ट किया जाता है। संक्रमण धातु है उसके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं और उनमें सहयोग दे सकते हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ा गुण है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इनका उपयोग समांग और विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरक में किया जा सकता है। अगला गुण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गुण है और संक्रमण धातुओं का एक बहुत अच्छा गुण जो है कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। जो अगला गुण है रंग और स्पेक्ट्रम से क्या होता है, अर्थात जो कि किसी पदार्थ जानते हैं 400 से 700 नैनोमीटर परमाणु अगर तरंगदैर्ध्य परमाणु या आयन ऊर्जा का प्रकाशन दृश्य क्षेत्र से रंगीन दिखाई देती है। संक्रमण धातुओं में रंग दो वजह से पाए जाते हैं। पहला है प्रकाश के संक्रमण, क्रिस्टल या CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्नतम ऊर्जा अवस्था में तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जब संक्रमण धातु आयन लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षकों में चले जाते हैं, वह कुछ अन्य T2G निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। जैसे ये देखिएगा T2G में होते हैं DXY, DYZ और DXZ, जबकि DZ² और DX² Eg कक्षकों में चले जाते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में वाले कक्षक में जाएगा तो वह दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा और वह संकुल रंगीन दिखाई देगा। थैंक यू।